हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज एक्सेसिबल। सो कर दीजिए कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, सभी कंफर्म कर देंगे जितने स्टूडेंट क्लास में हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। तो आज की डिस्कशन में हम चैप्टर 1 मॉड्यूल ए, उस चैप्टर में डीलिंग रूम, इसको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को हम आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद डीलिंग रूम ऑपरेशंस। सो सबसे पहले डीलिंग रूम होता क्या है? व्हाट इज द डीलिंग रूम? So a foreign exchange dealing room acts as a separate profit center for the bank or the institution. So जो फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग रूम है, उसका फंक्शन क्या है? वो एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है, बैंक के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए। सो प्रीवियसली जो डीलिंग रूम्स थे, दे वर मोर ए सर्विस सेंटर। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से अब ये एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करते हैं। जैसे ब्रांच काम करती है, तो वैसे ही एज ए सेपरेट एंटिटी, एज ए सेपरेट सेंटर ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए जाने जाते हैं। सो डीलिंग रूम की जो ऑपरेशंस हैं, तो यहाँ पे हम डीलिंग रूम को फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में ट्रेजरी ऑपरेशंस, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि डीलिंग रूम में जो मेन एक्टिविटीज़ रहती हैं वो ट्रेजरी ऑपरेशंस को लेकर भी रहती हैं, और साथ में वो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग के साथ भी जुड़ी होती हैं। द ऑपरेशनल्स कंप्राइज ऑफ फंक्शंस ऑफ, सो डीलिंग रूम की जो ऑपरेशंस हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो नोट करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सो वन इज, इट इज ए सर्विस ब्रांच फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस। तो जो डीलिंग रूम है ये सर्विस ब्रांच की तरह भी काम करता है। फंक्शंस एज सर्विस ब्रांच फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस टू बाय और सेल फॉरेन करेंसीज। तो अगर ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, इनके जो कस्टमर्स होंगे, इनके कस्टमर की जो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं सेल परचेज के लिए, तो डीलिंग रूम इनके लिए काम कर सकता है। सो इट इज़ ए सर्विस ब्रांच वर्किंग फॉर दीज ब्रांचेस, और जिनसे ये रिकवरी करता है चार्जेस की। सो वन फंक्शन इज टू फंक्शन एज ए सर्विस ब्रांच टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ अदर ब्रांचेस और अदर डिविजन्स टू बाय और सेल फॉरेन करेंसीज। This is one important function. Manage foreign currency assets and liabilities. सो बैंक की जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की एसेट्स और लाइबिलिटी जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, एसेट्स लाइबिलिटीज, सो बैंक की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज में, और बैंक की लाइबिलिटीज हो सकती हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बोरिंग्स एटसेट्रा में।
तो ये उस फॉरेन करेंसी को मैनेज करता है। देन फंड्स एंड मैनेज नॉस्ट्रो अकाउंट। सो बैंक के जो नॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक के कहाँ पे होते हैं? सो नॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं आउटसाइड द कंट्री, ओवरसीज सेंटर्स के अंदर जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं विद कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा बैंक यूएस से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, यूएसए में इसके कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स हैं, या यूके में कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन्स हैं, तो बैंक उन ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करने के लिए बैंक विल बी रिक्वायरिंग सम अकाउंट ओवरसीज। तो इन अकाउंट्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। इन अकाउंट्स को फंड्स प्रोवाइड करना, इसके अंदर जो फंड्स आते हैं उसको प्रोवाइड करना, और ऑलवेज बैलेंसेस को मेंटेन करना, मैनेज करना, तो ये फंक्शंस भी डीलिंग रूम ही करता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड फंक्शन है। अंडरटेक्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसीज। सो फॉरेन करेंसीज में ये ट्रेडिंग करता है, दो तरह की ट्रेडिंग कर सकता है, यानी एक सेल परचेज, ये दूसरी ब्रांचों के कस्टमर्स के लिए करता है, तो ये ट्रेडिंग एक कस्टमर्स के लिए है। और दूसरी ट्रेडिंग बैंक के अपने जो फॉरेन करेंसीज हैं उनमें, तो बैंक की जो अपनी ओन्ड फॉरेन करेंसी के एसेट्स लायबिलिटीज हैं, तो उनको जब ये ट्रेडिंग करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। सो इसमें फंड्स बैंक के अपने हैं, जबकि यहाँ पे फंड्स बैंक के कस्टमर्स के हैं। तो ये इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये हुए उसके फंक्शंस। आई होप कि इसके सारे फंक्शंस आप ये ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब हम इसकी अगली डिटेल्स को कवर करेंगे। कंप्लायंस। सो डीलिंग रूम प्राइमरली बैंक की ट्रेजरी के लिए भी काम करता है, और ट्रेजरी के लिए कंप्लायंस करना पड़ता है। किस किस चीज़ का कंप्लायंस करना पड़ता है? इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो डीलिंग रूम को कैसे इंटरनली मैनेज किया जाना चाहिए, रिजर्व बैंक की उसके लिए गाइडलाइंस हैं, तो उन गाइडलाइंस को कंप्लाई करना होगा। दैट इज वन। सेकेंडली, फिडाई के रेगुलेशंस हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो बैंकों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑथोराइज डीलर्स हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फिडाई रूल्स और दूसरी रेगुलेशंस को बैंकों को प्रोवाइड करता है। तो बैंकों में ट्रेजरी को या फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम को इसको भी कंप्लाई करना होता है। एंड तीसरा, बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस हैं। सो इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, इसको कंप्लाई करना, फिडाई के रेगुलेशंस को कंप्लाई करना, और इंटरनल गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, इनको कंप्लाई करना। तो यार ये सारी की सारी कंप्लायंस डीलिंग रूम को इंश्योर करनी है। नो, डीलिंग रूम का सेग्रीगेशन। डीलिंग रूम को 3 डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है। सो बैंक की जो इंटेग्रेटेड ट्रेजरी की एक्टिविटी है, सो इंटेग्रेटेड ट्रेजरी हम किस ट्रेजरी को कहते हैं? वो ट्रेजरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी डील करती है, जो
फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में भी डील करती है। CRR, SLR इनको भी मैनेज करती है। और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ट्रेजरी का पार्ट है, इंटेग्रेटेड ट्रेजरी का। और इंटेग्रेटेड ट्रेजरी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है, यानी उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है। सो ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सो पहला, जिसको हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस इज ऑल्सो नोन एज डीलिंग रूम। इसको डीलिंग रूम भी कहा जाता है। देन वी हैव मिड ऑफिस। सो मिड ऑफिस को हम रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। और तीसरा है बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस मीन्स सेटलमेंट्स, अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट। तो इंटेग्रेटेड ट्रेजरी की एक्टिविटीज को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हम सेग्रीगेट करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रंट ऑफिस, सेकेंड वन इज मिड ऑफिस, थर्ड वन इज बैक ऑफिस। अब इनके डिटेल्ड फंक्शंस क्या क्या हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे। एंड आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है दैट इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, और आपने उसको नोट भी कर लिया है। और अगर ऐसा है तो क्विकली नो क्वेश्चन NQ टाइप करके कंफर्म कर देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, तो कर दीजिए कंफर्म। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड सो फार। यस, डू इट क्विकली। सो पहले हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस और डीलिंग रूम की। सो फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, फ्रंट ऑफिस में कौन लोग काम करते हैं, उनका क्वालिफिकेशंस, उनका बाकी एस्पेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए। सो फ्रंट ऑफिस में डीलर्स काम करते हैं। देयर आर डीलर्स, and dealers are the persons who are actually doing buying and selling of currencies. So dealers are the persons who are doing, number one, buying and selling of currencies. Number two, undertaking market activities, जैसे सिक्योरिटीज परचेज करना, सेल करना। सो एक तो हो गया फॉरेन करेंसी को सेल परचेज करना। देन मार्केट एक्टिविटीज अंडरटेक करना, जिसका एग्जांपल मैंने दिया है सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सो सेल ऑफ सिक्योरिटीज में देयर कैन बी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, देयर कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल। सो दीज पीपल आर मोस्ट क्रिटिकल मैन पावर एलिमेंट। ये जो डीलर्स हैं दे आर मोस्ट क्रिटिकल मैन पावर। सो बैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन पावर है। तो ये इंपॉर्टेंट मैन पावर क्यों है? बिकॉज इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जॉब की, सो देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब। सेकेंडली, their risk taking capacity, and third, speed in decision making। क्योंकि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो सेकंड्स के लिए आती हैं, मिनट्स के लिए आती हैं। तो उसी पीरियड के दौरान इनको डिसाइड करना होता है वेदर टू गो फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और
not to go for a particular transaction. सो इनकी ये जो रिक्वायरमेंट हैं, तो इससे बैंक के लिए ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। डेली रूम ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के थ्रू और मार्केट एक्टिविटीज के थ्रू ये ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसीलिए इनकी जो जॉब की अंडरस्टैंडिंग है, इनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, इनका जो डिसीजन मेकिंग में जो रिक्वायर्ड स्पीड है, तो ये हाई लेवल की होनी चाहिए। इसलिए इनकी जो क्रिटिकल मैन पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन पावर है बैंक के लिए। इसमें स्पेशलिस्ट बैंक रिक्रूट करते हैं। ए माइनर मिस्टेक और मिस जजमेंट मे वाइप ऑफ द एंटायर डेज प्रॉफिट इन ए सेकेंड। तो अगर ये लोग माइनर मिस्टेक भी कर जाएं या इनकी जजमेंट मिस जजमेंट हो जाए, तो पूरा दिन या पूरा वीक या पूरा मंथ उसके जो प्रॉफिट्स हैं उनको एक सेकंड में उनकी वो गलतियां समाप्त कर सकती हैं। बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं, सो वो वॉल्यूम्स स्मॉल मार्जिन नहीं होते, वो वॉल्यूम्स वेरी वेरी लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं ट्रांजैक्शंस के, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत होता है। और अगर मिस जजमेंट हो, मिस्टेक हो जाए, तो फिर वो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनकी जो स्किल्स हैं वो क्रिटिकल स्किल्स हैं डीलर्स की। आई होप दिस इज क्लियर। सभी को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ डीलर्स, ये जो डीलर्स काम करते हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज डीलर्स? इन डीलर्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, तो रिस्क टेकिंग हो, ह्यूज वॉल्यूम्स हो, डिसीजन मेकिंग में स्पीड चाहिए और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो दे मे बी अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल द टाइम्स, हेंस दे मस्ट बी एबल टू वर्क अंडर स्ट्रेस। तो ये उनकी पहली रिक्वायरमेंट है, दे शुड हैव बीन एबल टू वर्क अंडर स्ट्रेस। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस रहती हैं। सेकेंडली, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करें, इसके लिए इनकी विलिंगनेस होनी चाहिए। देन एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली, सो जितनी भी ट्रेजरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जिस स्पीड से करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे इनको क्विकली डिसीजंस लेने होते हैं। तो दे शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस क्विकली। गुड मेजर ऑफ अग्रेसिवनेस, सो मार्केट में क्योंकि बहुत कंपटीशन है, उस कंपटीशन को मीट करने के लिए इनको काफ़ी अग्रेसिवली काम करना पड़ता है। सो दे जस्ट कैन नॉट बी पैसिव, तो दे हैव टू बी प्रोएक्टिव। पहले से सिचुएशंस को इनको असेस करना होगा एंड अकॉर्डिंगली क्विकली डिसीजंस लेने होंगे। एंड विलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, और ये इस बात को भी मान करके चलें कि उनसे गलती हो सकती है। तो किसी भी अच्छे डीलर में ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स साथ साथ होना एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? जैसा हमने यहाँ पे देखा, इनको काफ़ी सारा रिस्क लेना पड़ता है और
काफ़ी क्विकली इनको डिसीजन करने पड़ते हैं बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन ए लाइव मार्केट सिचुएशन। तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, और अगर ऐसा है तो क्विकली आप पोस्ट कर देंगे स्माइलिंग आइकन को, सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए दैट एवरीथिंग इज क्लियर। यस, कर दीजिए क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट। मैं वेट कर रहा हूँ आपके स्माइलिंग आइकन का। अब हम बात करेंगे पोजीशंस की। पोजीशंस क्या होती हैं? सो पहले पोजीशंस को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। पोजीशंस क्या होती हैं? सो पोजीशंस होती हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। उनको हम कहते हैं पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी ब्रांच के अंदर कैश है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कैश का है उसको आप कहते हैं कैश पोजीशन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज की एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं, ऐसे ही सिक्योरिटीज मार्केट की एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं। तो उनका जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है उसको हम कहते हैं एसेट्स एंड उसको हम कहते हैं पोजीशंस। तो एसेट्स हमारे रिसीवेबल्स हैं, ये अमाउंट हमने रिसीव करना होता है, और लायबिलिटीज हमारी पेएबल्स हैं, यानी हमारे रिसीवेबल एसेट्स और पेएबल लायबिलिटीज, इनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अमाउंट है, वैल्यू है, उसको हम कहते हैं पोजीशंस। और जो डीलर्स हैं उनको दो तरह की पोजीशंस मेंटेन करनी होती हैं। एक पोजीशन है फंड्स पोजीशन, बिकॉज इनको ऑपरेट करना है, उसके लिए इनको फंड्स चाहिए, तो इसलिए फंड्स की जो पोजीशन है दे हैव टू मेंटेन, ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, इनके पास फंड्स अवेलेबल हों। और सेकेंडली, अगर इनके पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं तो फिर इनको इन्वेस्टमेंट करना होगा। सेकेंडली, करेंसी पोजीशन। सो करेंसी पोजीशन इन डिफरेंट करेंसीज, उसको भी इनको मैच करना होता है। तो दो तरह की पोजीशंस को ये मेंटेन करते हैं। अब इन पोजीशंस को थोड़ा हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। सो पहले हम बात करते हैं फंड्स पोजीशन की। फंड्स पोजीशन रिफ्लेक्ट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। सो जो फंड्स पोजीशन है, तो बैलेंस कैसे बनता है? सो बैलेंस बनता है इनफ्लो से, यानी जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, और आउटफ्लो से, जो अमाउंट डेबिट हो रहा है। सो फंड्स पोजीशन क्या रिफ्लेक्ट करती है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मीन्स रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। रिसीवेबल रिप्रेजेंट करते हैं एसेट्स को, और पेबल्स रिफ्लेक्ट करते हैं लायबिलिटीज को। एनी मिसमैच विल सब्जेक्ट द बैंक टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर फंड्स पोजीशन में मिसमैच हो, फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो रिसीवेबल्स हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, अगर उनकी वैल्यू लेट अस से 200 मिलियंस है, और जो हमारे पेएबल्स हैं उनकी वैल्यू 300 मिलियन है, तो देयर इज ए मिसमैच। और इस मिसमैच का इम्पैक्ट क्या होगा? बैंक को इंटरेस्ट रेट रिस्क को फेस करना पड़ेगा।
सो बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क को फेस करेगा, बिकॉज इसके लिए बैंक को पेबल के लिए ओवरड्राफ्ट रेज करना पड़ेगा, और वो भी फॉरेन करेंसी में इन अ नॉस्टो अकाउंट। तो इनको मीट करने के लिए लायबिलिटीज को, पेबल्स को, बैंक में हैव टू रेज लोन ओवरड्राफ्ट फॉर्म में, जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर रिसीवेबल 400 है और पेएबल 300 है, तो फिर यहाँ पे सरप्लस है। अगर इस सरप्लस को बैंक ने प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर जो इंटरेस्ट इनकम है उसका लॉस है। सो देयर विल बी लॉस ऑन इंटरेस्ट इनकम। और इनके वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं। सो इंटरेस्ट इनकम, देयर कुड बी लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, और अगर इम्बैलेंस हुआ, ओवरड्राफ्ट रेज करना पड़ा, तो देयर में बी लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो इसलिए इनको जो फंड्स पोजीशन है उनको हमेशा मैच बनाए रखना पड़ेगा। फंड्स पोजीशन कंप्राइजेज ऑफ आइटम्स विच आर रेडी इन नेचर। इन फंड्स के अंदर क्या होगा? सो इनमें ऐसे फंड्स होंगे जो रेडली अवेलेबल हैं, इमीडिएटली अवेलेबल हैं। तो दो तरह के फंड्स हो सकते हैं। सो फंड्स दैट आर रेडी इन नेचर, वो हमारी इमीडिएट पोजीशन को इंपैक्ट करेंगे, और अगर वो फॉरवर्ड्स की फॉर्म में है, हमारे कुछ एसेट्स इमीडिएटली मैच्योर नहीं हो रहे जो फ्यूचर में मैच्योर होंगे, अगर वो पोजीशन फ्यूचर एसेट्स की फॉर्म में है, तो हमारी फंड्स पोजीशन एट ए लेटर डेट अफेक्ट करेंगे। सो लेट अस से 2 मंथ्स के बाद हमारे जो रिसीवेबल्स हैं आने वाले, तो उनका वैल्यू 400 है, और 2 मंथ्स में जो हमारी लायबिलिटी मैच्योर होने वाली हैं उनका वैल्यू 350 है। तो ये मिसमैच फ्यूचर में जाके बनने वाला है। सो देयर कैन बी करंट मिसमैच, फंड्स पोजीशन इमीडिएटली, वो राइज होगा स्पॉट ट्रांजैक्शंस के कारण, और लेटर डेट के ऊपर ये इंपैक्ट होगा फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के कारण। सो स्पॉट ट्रांजैक्शंस और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किसी और लेसन के अंदर, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। Thus, the dealer also needs to manage gap positions in different currencies. तो इसीलिए डीलर को जो गैप पोजीशंस बनती हैं वो मैनेज करनी पड़ेंगी, वो भी डिफरेंट करेंसीज के अंदर, बिकॉज हर एक करेंसी में डीलर्स को पोजीशन में मैच बना के रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। और इस स्लाइड के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी केयरफुली रीड कर लें, और यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, तो इसको भी आप केयरफुली रीड कर लें। सो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेसन के अंदर भी। तो अभी मैं इस क्लास को वाइंड अप करूँगा, और इसका जो डिस्कशन है हम आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड मीनवाइल आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस लेसन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और अगर हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप के अंदर देयर इज़ ए मैसेज बॉक्स,
उस मैसेज बॉक्स में भी आप हमें क्वेश्चन डाल सकते हो। लेकिन आपके लेसन के साथ जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे देना, तो वहाँ से सूटेबली उनको आंसर कर दिया जाएगा। तो अब मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।